सर। ये बात आपने सही कही। अब यहां से निकल के आते हैं बिहार पे सर। बिहार अनप्रेसिडेंटेड 8% का राइज वोटिंग का, और इतिहास बताता है कि 5% इंक्रीज हुआ तो सत्ता बदल जाती है, और यहाँ 8%। बीजेपी ने एक नया सुर निकाल लिया कि देखो ऐसा है ना, महिलाओं के वोट ज्यादा बढ़े हैं, पुरुषों के कम बढ़े हैं, और महिलाओं को तो नीतीश बाबू ने बहुत कुछ दिया है, 10-10 हजार रुपए दिए हैं, तो नेचुरली वो सब नीतीश बाबू को वोट करने के लिए बाहर निकली हैं वो। तो आप देख लीजिएगा 14 नवंबर को हमारी सरकार बनेगी, और मोदी जी ने आज कह दिया कि मैं 14 नवंबर को फिर से उसके बाद वापस आऊंगा यहाँ पर आपके पास। लेकिन अगर हार जाए तो मोदी शक्ल भी नहीं दिखाते, ये बात है। पर बिहार एक वाटर लू साबित हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 14 नवंबर की कई लोग बोल रहे हैं कि एक 14 नवंबर की भी एक कुंडली बन सकती है सुबह 8 बजे की, जब चुनाव परिणाम स्टार्ट होते हैं। क्या कहते हैं, कुछ प्रश्न कुंडली कहते हैं, कुछ कहते हैं। अब वो अलग बातें हैं, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। हम ये जानना चाहेंगे अल्टीमेटली पहला फेज 8% का राइज, स्पेक्टेकुलर राइज वोटिंग का, कौन से ऐसे सितारे हैं जो लोगों को घरों से निकाल के वोट स्टेशन पे ले गए सर। कमाल की बात है, इतनी भीड़, लोगों में धक्का मुक्की, वोट करना है, वोट करना है। 75 सालों में इतना वोटिंग कभी नहीं हुआ साहब। 75 सालों में एक रिकॉर्ड हो गया साहब। सिद्धांत सहगल जी। सर, एंटी इनकम्बेंसी तो है, बिल्कुल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि अल्टीमेट पिटारे से निकलेगा क्या। जिन बातों पे मैं खुल के बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं राजनीतिक वक्तव्य करना नहीं चाहता, पिटारे से जो निकलेगा वही तो मान्य होगा। मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं विपक्षी लोगों को, विपक्षी नेताओं को, विपक्षी वक्ताओं को, कि सभाओं में भीड़ 2022 से गायब हो गई है। बीजेपी की सभाओं से, राजनीतिक सभाओं से 2022 उत्तर प्रदेश के चुनावों से ये ट्रेंड दिखने लगा था। उत्तर प्रदेश के चुनावों में प्रधानमंत्री जी की रैलियों तक में लोग नहीं थे, बीजेपी की किसी भी रैली में लोग नहीं थे। लेकिन यूपी में भाजपा ही आई, हरियाणा, महाराष्ट्र, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, 2024 का लोकसभा चुनाव तक रैलियों में लोग नहीं थे। ये विरोधी वक्ताओं को, विरोधी नेताओं को अपने आप को रीथिंकिंग करना होगा। कर रहे हैं वो लोग। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि एग्रेशन जो है 2022 से जो शुरू हो जाना चाहिए था। हालांकि राहुल गांधी ने बहुत चेष्टा की, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत जोड़ो यात्रा इसी संदर्भ में थी। वो अकेले ही कहां-कहां लड़े। वो तो ऐसा लग रहा है कि विरोधी और जो कांग्रेसी हैं खास करके, और जो विरोधी भी है खास करके, वो भी इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि राहुल मक्खन ले आएंगे और हम फिर रोटी पे चुपड़ के खाएंगे, सब टाइप की बात है। विरोधियों में एकता नहीं है। अब आपको क्या लगता है, अजीत पवार जी को मालूम नहीं है कि क्या सच्चाई है, क्या झूठ है? मालूम है। उनको नहीं मालूम है आने वक्त में क्या, किधर स्थिति जा सकती है। लेकिन वो फौरी लाभ के लिए, फौरी स्थिति के लिए वो जुड़े हुए हैं उधर। सबको सब मालूम है। लेकिन हाँ, सब मालूम होने के बावजूद भी मैं ये कहूंगा, जैसे बिहार के नेता हैं या यूपी के नेता हैं या विपक्ष की ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं, अभी भी 1990 के मोड में पड़ी हुई है। ये बात मैं बार बार दोहराता हूं कि वो अभी भी 1990 के मोड में पड़ी हुई है, जबकि ये डिजिटल युग चल रहा है। ये डिजिटल समय चल रहा है। जमीन आसमान का अंतर हो चुका है पिछले 30 सालों में, 40 सालों में, और आज के पिछले 90 से और 2025 में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी चुनावों के दौरान चुनाव जीतने के लिए जो भी करती है, उन सबको दरकिनार करते हुए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अनवरत चुनाव के मोड में रहती है। अनवरत वो लोगों का कैलकुलेशन करती है, अनवरत लोगों के पास जाती है, अनवरत अपने संगठन को मजबूत रखे हुए है, अनवरत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद वो अगले चुनाव के लिए फिर कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं। ये अंतर विपक्षियों में और भारतीय जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी की 50 खामियां निकाल देने के बावजूद विपक्षी अपनी इस खामी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जितने एग्रेशन से भाजपा चुनाव लड़ती है, विपक्षी नहीं लड़ते।
विपक्षी मैं देखता हूं चुनाव आने के 2-3 महीने पहले सक्रिय होते हैं, और जबकि अगला चुनाव आने वाला होता है 2 साल बाद, उस राज्य को टारगेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुषंगिक जितने भी संगठन है सब एक्टिव हो जाते हैं, बयान आने लगते हैं, रैलियां होने लगती हैं, या रैलियां ना से यात्राएं शुरू हो जाती हैं, किसी ना किसी कारण से एक्टिव मोड में रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है हार जीत के बीच। सर जी, ये आपने सही कहा। आते हैं आरएसएस के ऊपर। भागवत का कल एक भाषण आता है और कहते हैं यहां पर कोई अहिंदू नहीं है, दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। अच्छा होता कम से कम एक बार जाके इजिप्ट का एक नया म्यूजियम देख लेते, जो $1 बिलियन से ज्यादा का दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया गया साहब। लाखों स्क्वायर फीट के अंदर इतने आर्टिफैक्ट्स दुनिया में कहीं पर नहीं जितने वहां पर। उसमें रोज 20,000 आदमी देखने आ रहे हैं दुनिया से, 20,000 आदमी। तो पता लग जाता है कि 5,000 साल पुरानी सभ्यता के निशान कैसे होते हैं, वो उन्होंने बताए वहां पर उसके अंदर। हमारे पास तो 5,000 साल पुरानी सभ्यता के कोई निशान नहीं। एक सिंधु घाटी की सभ्यता के निशान है, एक नगर कैसा होता है, लेकिन एक भव्यता की जो सीमाएं होती हैं वो इजिप्शियन कल्चर ने बताई। लेकिन एक बात और कही, हिंदू नहीं, ये तो हिंदू राष्ट्र की इनकी क्या है कि एक तालिबानी प्रवृत्ति बहुत पुरानी हो चुकी है। ये कहते हैं कि आरएसएस को सत्ता और प्रसिद्धि की कोई हवस नहीं है। सच बात तो यह है कि जब जब बीजेपी सत्ता में होती है, इनकी हवस और स्ट्रांग हो जाती है, और सत्ता के कारण ही ये चलते हैं। तभी इनके 5 सितारा भवन भी बन गए, सब कुछ हो गया। और सत्ता से बाहर हो जाए ये तो थोड़ा लेट डाउन हो जाते हैं। सर इतना झूठ, इतनी मक्कारी, इतना पाखंड, सर ये कैसे कर लेते हैं सर? इनका डीएनए क्या है सर? नहीं नहीं, वो ठीक कह रहे हैं ना। इतने बड़े पार्टी ऑफिस जो है, 850 हजार का, कितने हजार 8,000 का कौन सा, 2 विमान लिए हुए 8-8 हजार करोड़ के, वो सारे अपने सुख के लिए और सत्ता सुख के लिए नहीं लिए गए। ये विदेशों को अपनी ताकत दिखाने के लिए लिए गए। मतलब आप सुनते होंगे ना, ग्रस्त सन्यासी एक जंगल में होता है, एक ग्रस्त का सन्यासी होता है, जो सारे सुख सुविधाओं को भोगते हुए भी सन्यासी रह सकता है। तो ये भारतवर्ष की परंपरा और डीएनए है, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी सन्यासी मोड में ये लोग रह सकते हैं। बड़े अट्टालिकाएं, बड़े बड़े पार्टी ऑफिस जो भी बने हैं, ये दूसरों को, लोगों को शक्ति दिखाने के लिए बनाए गए हैं। वहां तो आप देखेंगे जाके शायद जमीन पे बैठ के सब बातें करते हैं। मतलब इससे बेहतर जवाब नहीं है मेरे पास जो मैंने दिया है। ये बार-बार प्रवचन देने क्यों आ जाते हैं लेकिन? क्या बोले? पहले इनकी एक स्पीच आती थी साल में, दशहरा स्पीच आती है। अब ये हर हफ्ते स्पीच देते हैं। मतलब क्या है इसका सर? व्हाई ही वांट्स टू जस्ट हाईजैक इंडिया सर एंड इंडियन पीपल सर। वही मकसद है, एक ही मकसद है जो आप बोल रहे हैं, वही मकसद। लगातार याद दिलाना कि हम हैं, लगातार कुछ ना कुछ बोलना जिस पे चर्चा चलती रहे, या फिर किसी दूसरी चर्चा से ध्यान हटाने के लिए कि नई चर्चा छेड़ देना। ये बड़ी पुरानी टैक्टिस है राजनीति की। एक घटना घटी है, उस घटना को भुलाने के लिए दूसरी घटना घटा दो, और दूसरी को भुलाने के लिए तीसरी घटा दो, तीसरी को भुलाने के लिए चौथी घटा दो। अब जब तर्क वितर्क शुरू होगा तो कौन सी घटना की बात कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे हैं, क्या पता चलता है। ये चक्र है, राजनीति, पॉलिटिक्स है। त्यागी तो है, बिल्कुल। सब लोगों को, दूसरे राष्ट्रों को अपनी शक्ति दिखाने के लिए ये सारे स्मारक बनाए गए हैं। जहाज हो, पार्टी ऑफिस हो, अट्टालिका हो, सब। क्या बंगाल चुनाव से कोई कनेक्शन है जो अगले साल हो रहा है आपके राज्य में? बंगाल में बीजेपी नहीं आ पाएगी सर। बंगाल में जमीन में संगठन नहीं है। मैं बार बार बोल चुका हूं, पिछली बार 70 एमएलए जो आ गए थे वो भी तृणमूल के ही एमएलए तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में घुसा लिए थे, और जब वो टूट के आए तो निश्चित तौर पे कुछ परसेंट वोट भी उनके पीछे आ गए। यही कारण था कि 70 एमएलए उनको मिल गए। और
यहाँ पर SIR का भी बीजेपी पे बुरा असर पड़ रहा है। एक तो मतुआ संगठन है हमारे नॉर्थ 24 परगना की तरफ। मतुआ संगठन जो है वो तो सारे उधर के ही हैं, उनके पास नागरिकता है नहीं। अब वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं इस बात को लेकर। और SIR यहाँ पर बंगाल में जो हो रही है वो लगभग NRC के जैसे हो रही है। माने नाम SIR है लेकिन अंदर से NRC करने की कोशिश की जा रही है कि बर्थ सर्टिफिकेट निकालिए, ये कीजिए, वो कीजिए, इसका संबंध दिखाइए, उसका संबंध दिखाइए। तो वो दबाव है एक। और मतुआ संगठन पूरा बिगड़ा पड़ा है। एक मतुआ सीट है ऐसी जो यही लोग जीतते हैं हमेशा। इस बार वो सीट भी इनके हाथ से जाती नजर आ रही है, चली जाएगी। और मैं कह चुका हूं आपको निर्विवाद रूप से ममता बनर्जी के आसपास, मतलब ममता बनर्जी अगर 100वें माले पे खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर उस 100 माले की बिल्डिंग के 10वें माले तक भी नहीं है। राजनीतिक पॉपुलरिटी के तौर पे कह रहा हूं, ताकत तो मुख्यमंत्री है, वो है ही उनके पास, लेकिन पॉपुलरिटी के तौर पे यानी एंटी इनकम बेसी भी उनके खिलाफ ज्यादा नहीं है। ये तो हंगामा मचाते रहते हैं जबरदस्ती। एंटी इनकम बेसी भी बहुत ज्यादा नहीं है। ये कुछ पॉकेट्स है, वो अपनी अपनी बातें करते रहते हैं बैठकर, और हर बात में वो सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। और पिछले 1 साल से बंगाल में इन्होंने बांग्ला भाषी हिंदी भाषी करवा दिया है। ये इनकी सफलता है भारतीय जनता पार्टी की। बांग्ला भाषी हिंदी भाषी लड़ाई करवा दी है यहाँ पर। जिस चीज में ये मास्टर है कहीं भी, जैसे मणिपुर में कहां हिंदू मुस्लिम था, लेकिन मैतेई को कहीं लड़ा दिया। तेज प्रताप यादव को वाई कैटेगरी सुरक्षा दे रहे हैं, लालू प्रसाद के भाई भाई में लड़वा दिया। दे आर द मास्टर्स ऑफ, मास्टर डिग्री है इनके पास इस चीज की।